हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पीआई को प्रैक्टिस पर। हम सभी लोग 1000 क्वेश्चन की ग्रामीण विकास की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड। ओके, सो पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन है, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो जो भूमि सुधार है, ये जो विषय होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ठीक है, इसको राइट आंसर होगा आपका बी होगा। क्लियर है, तो राइट आंसर होगा आपका बी। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास होती है। पंचायती राज संस्थाएं और केंद्र सरकार के पास नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो ये जो संबंधित थे, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से थे। ठीक है, किससे थे, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। क्लियर है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है ये जान लेते हैं। सर टॉमस मुनरो कौन थे, भी पूछा जाता है, सर टॉमस मुनरो कौन थे। तो सर टॉमस मुनरो जो थे, ये 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे। गवर्नर थे टॉमस मुनरो। तब इन्होंने वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, तो इनको इनका जनक कहा जाता है। ये व्यवस्था जो है मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी आपकी, उसके 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उसमें जो किसान होता था, जो भूमिदार था, भूमिदार जो उसके नाम जो ज़मीन होती थी, ठीक है, वही भूमि का स्वामी होता था। मतलब जो भूमि थी, जो किसान था या जो भूमिदार था, वो उसके नाम ज़मीन पंजीकृत थी, वही भूमि का स्वामी होता था और वही सरकार को लगान देता था, लगान देने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, उसको उसके पास जो है भूमि को बेचने का अधिकार था, रखने का अधिकार था, वगैरह वगैरह, ये सब था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, उसके बाद आता है महालवाड़ी व्यवस्था। तो जो महालवाड़ी व्यवस्था है, तो महालवाड़ी व्यवस्था में कर दिया गया, इसमें व्यक्ति जिम्मेदार था। महाल में कर दिया गया, जो भू राजस्व की व्यवस्था थी, भू राजस्व प्रति खेत, और प्रति खेत ना करके इसको प्रति ग्राम कर दिया। क्या कर दिया, प्रति ग्राम। मतलब एक ग्राम में या एक गांव में जितने किसान हैं, ठीक है, एक जागीर में कितने किसान हैं, वहाँ का जो मुखिया होगा, वो उन ग्रामीणों से पूरे राजस्व लेकर के, भू राजस्व लेकर के और कोष में जमा कराएगा। ये आपकी महालवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, फिर आता है रैयतवाड़ी, सॉरी, ये हो गया अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त क्या होता था कि अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था कहा जाता है इसे। ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और जो बंगाल के जमींदार थे, उनके बीच कर वसूल करने का स्थायी एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो बंगाल के गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो उसमें कौन था, 22 मार्च 1793। तो बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। ये सभी पॉइंट है, सभी पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि सुधार। भूमि सुधार के विषय में, भूमि सुधार के विषय की सूची से संबंधित है। तो जो भूमि सुधार का जो विषय है, तो जो विषय ही राज्य सूची का है, तो ये राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल, देखो एक आपका आर्टिकल होता है आर्टिकल 243, ठीक है, इससे संबंधित होता है अनुसूची 7। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में 3 सूची हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी है, राज्य सूची, संघ सूची और समूर्ति सूची। मतलब जो अनुसूची 7 है आपकी, इसमें जो होती है विषयों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। ठीक है, ओके। आर्टिकल 243, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो संपत्ति का अधिकार था, तो ये संपत्ति का अधिकार था, ये 1978 से पहले आपका मूल अधिकार होता था। मतलब संपत्ति अर्जन करना आज भी आपका अधिकार है, लेकिन तब गवर्नमेंट की तरफ से आपको संपत्ति दी जाती है।
मतलब आपका मूल अधिकार है आपके पास। अब क्या है, आप इस प्रेजेंट टाइम क्या है, वर्तमान समय में आप मेहनत करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे इसमें 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको आपका हनन हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दरवाजा खटखटा सकते हैं। वैसे ही संपत्ति का अधिकार भी तब था, तब अगर ये आपके पास नहीं है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, आपको सरकार आपको देती, ठीक है। बट अभी व्यवस्था नहीं है। जो भारत में संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार कर दिया गया, क्या है, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ये कब हटाया गया है, ये 44th अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो इसको उठा के डाल दिया गया है अनुच्छेद 300 का, यानी 300A में इसको उठा के डाल दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भूधारण प्रणाली की जो रैयतवाड़ी प्रणाली है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, रैयतवाड़ी प्रणाली व्यवस्था का भारत में शुभारंभ किसने किया, ठीक है। तो किसने किया, सर थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना। यानी जो हरित क्रांति आपके इंडिया में आई थी, भारत में हरित क्रांति कब आई थी, भारत में हरित क्रांति आई थी 1966-67 के आसपास आई थी, इतनी हरित क्रांति आई थी, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे, तत्कालीन कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम जी हरित क्रांति के प्रणेता थे, ठीक है। प्रणेता मतलब आगे ले जाने वाले, संचालन करने वाले, नीतियाँ बनाने वाले, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस, जो हरित क्रांति है आपकी, जो 5 ईयर प्लान है आपके, 5 ईयर प्लान, तो ये किस 5 ईयर प्लान में आई थी। तो 1900, आपको पता है कि 1996 से लेकर के और 1969 तक उसमें कोई 5 ईयर प्लान नहीं था, उसमें 3 एनुअल प्लान चल रहे थे, ठीक है। तो जो भारत में हरित क्रांति किसी 5 ईयर प्लान में नहीं आई थी, वो एनुअल प्लान चल रहा था। पहली 5 ईयर प्लान क्या है आपका, 1951 से 56 है, और सेकेंड आपका है 1956 से लेकर के 61 तक था, ठीक है। और जो थर्ड आपका 5 ईयर प्लान था वो 1961 से लेकर के 1966 तक था, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि 5 ईयर प्लान नहीं बना, तो देश की हालात इतनी अच्छी ख़राब थी, ठीक है। 1962 में हमारा युद्ध भी हुआ था चाइना से, राइट। तो उसमें क्या हुआ, 3 एनुअल प्लान बनाए गए देश को आगे ले जाने के लिए, विकास करने के लिए, क्लियर है। तो भारत में हरित क्रांति का जो कार्यक्रम था वो आधार बना सघन कृषि जनपद कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। इन दो जो कार्यक्रम थे, इन्हीं को आधार बना के 5 ईयर प्लान आई भारत में। तो हम देख लेते हैं कि सघन कृषि कार्यक्रम क्या था, किसान और उसके परिवार की आय की वृद्धि करना। तब दोगुनी की बात नहीं हो रही थी, तब इतनी आय भी नहीं होती थी कि परिवार, जो किसान थे, अपना परिवार का संचालन कर सके, भरण पोषण कर सके। वो स्थिति आज भी इतनी दयनीय नहीं है पहले जैसी, लेकिन आज भी उतनी स्थिति सही भी नहीं हुई है। तो तब भी इसका किसान के परिवार में आय में वृद्धि करना था, ठीक है। और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम क्या था, ये 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। तब उसमें इतने उन्नत बीज भी नहीं थे, उतनी अच्छी तकनीक भी नहीं थी हमारे, जिस जो प्रेजेंट टाइम तकनीक अच्छी है, उन्नत बीज है। तो उसमें क्या होता था कि एक फसल लेने के बाद ज़मीन खाली पड़ी रहती थी, बहुत समय तक खाली पड़ी रहती थी, तो देश में खाद्यान्न की कमी हो जाती थी, ठीक है। हाँ, अपनी जो खाद्यान्न की ज़रूरत थी, मतलब जो खाद्यान्न हमको 2 टाइम खाने की जो नीड थी, वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे थे, दूसरे देशों पर निर्भर थे। तो देश में खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने और किसान की हालत को सुधारने के लिए सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम शुरुआत किया गया। तो इन दोनों कार्यक्रम को मिलाकर के क्या हरित क्रांति कार्यक्रम का बेस बना, ठीक है, आधार बना था उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक है। तो घटक क्या है, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग करना, बिल्कुल। उन्नत सिंचाई भी हुई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी किया गया, मतलब इसमें सभी उपयुक्त, सभी हैं, सभी सही हैं इसमें, राइट, सभी सही हैं, हरित क्रांति के घटक हैं इसमें, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी योजना है, कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठन हैं, 5 अन्य कंपोनेंट हैं। तो जवाहर रोजगार योजना, जवाहर
रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। दिस इज राइट आंसर। ऐसा कार्यक्रम है जिसके 5 और घटक से मिलकर के ये कार्यक्रम डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में भूदान आंदोलन, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है आपका संत विनोबा भावे। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो आपका भूदान आंदोलन है ये 1951 में शुरू किया गया था। अभी देखो हमारा देश ही आज़ाद हुआ था 1947 में, देश आज़ाद हुआ था। तो उसमें बड़े बड़े राजा रजवाड़े हुआ करते थे, सारी ज़मीन जायदाद उन्हीं के पास होती थी। तो जो हमारे किसान लोग थे, जो छोटे छोटे जो जमींदार थे, उनके पास ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन जो छोटे किसान थे उनके पास ज़मीनें नहीं थी। देश आज़ाद हो चुका था, सारी ज़मीनें बड़े बड़े राजा रजवाड़ों के पास हुआ करती थी। तो ये हमारे थे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे संत विनोबा भावे। इन्होंने 1951 में जो है भूदान आंदोलन आगे चलकर एक ग्रामदान आंदोलन में तब्दील हो गया था। ठीक है, तो भूदान आंदोलन 1951 में शुरू हुआ और 18 अप्रैल 18 अप्रैल ठीक है 1951 में विनोबा भावे को पहला ज़मीन का टुकड़ा दान में मिला। कहाँ मिला? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ मिला लिख लीजिएगा आप लोग, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में। ठीक है, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में इनको मिला। ये इतनी जानकारी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, जो गांव में रसोई गैस यूज होती है में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे हैं, ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का कितना भाग बेकार चला जाता है? कितना भाग बेकार चला जाता है? तो लगभग 70% ऊर्जा का वो यूज नहीं कर पाते हैं, केवल यूज होती है 30% और 70% ऊर्जा बेकार चली जाती है। ठीक है, इसीलिए उज्ज्वला योजना का मोदी जी ने शुरुआत की थी, है ना। चलिए, और उनका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची में है? भूमि सुधार से संबंधित विषयों, तो भूमि सुधार आपका एक विषय है, ये राज्य सूची में है। से संबंधित विषय कहाँ होंगे? तो ये आपके राज्य सूची में होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार है? निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो मध्यस्थता का मूल्यांकन मतलब बिचौलिया हटाना, काश्तकारी का सुधार करना, भू जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। ठीक है, और भूमिहीन कृषि को कृषि योग्य भूमि का वितरण करना। इनके पास भूमिहीन कृषि मतलब ज़मीन नहीं है तो कृषि नहीं कर पाते, तो वो भूमि योग्य कृषि का वितरण करना, और चकबंदी लागू करना। तो ये सभी थे, कौन से थे? ये सभी थे आपके, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्मल ग्राम योजना, कौन सी? निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो विवाद रहित ग्राम से, ये नहीं है। स्वच्छ पेय जलापूर्ति से, ये भी नहीं है। तो ये नहीं है तो ऊपर में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है, तो आपका दिस इज राइट आंसर। ठीक है, मल मूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से निर्मल ग्राम योजना का संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई थी 14 नवंबर 2004 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, जिला ग्राम विकास अधिकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। DRDO अलग होता है, DRDA ये हर जिला स्तर पे होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाना, सही बात है। शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को आवंटन करना, बिल्कुल सही बात है। और विकास परियोजनाओं का अनुमोदन, ये भी सही है। मीन्स क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब शुरू की गई थी? ठीक है, ये कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। क्लियर है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की? दिसंबर 2000 में शुरू की गई। फिर आगे क्वेश्चन है आपका, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? जो एक बिस्वा होता है
वो 20 विश्वांशी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 20 विश्वांशी के बराबर होता है। फिर आपका है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, भारत सरकार द्वारा है ग्रामीण क्षेत्रों में है पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए योजना चलाई गई थी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ठीक है, तो ये कब चलाई गई थी? कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1991 में। कब चलाई गई थी? 1991 में चलाई गई थी। राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना 1991 में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 मनरेगा 2005 में कौन सा कार्यक्रम का विलय कर दिया गया था? ठीक है, तो काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों योजनाओं को इसमें विलय कर दिया गया था। मतलब उपर्युक्त दोनों योजनाओं का इसमें विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005। ठीक है, तो ये पहले थी नरेगा। क्या थी? नरेगा। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर दिया गया मनरेगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, जल प्रदूषण की रोकथाम करके, मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके। तो ये तीनों तो प्रदूषण है और ग्रामीण पर्यावरण की बात हो रही है, तो पर्यावरण के अंतर्गत तीनों आते हैं। मतलब सभी उपर्युक्त सभी की रोकथाम करके हम ग्रामीण पर्यावरण को सुरक्षा कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं पर्यावरण को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण किससे होता है? घरेलू चूल्हों और धूम्रपान से द्वारा जो धुआं निकलता है उससे होता है। बिल्कुल होता है। परिवहन मोटर गाड़ियों से उत्पन्न धुएं से बिल्कुल वायु प्रदूषण इससे भी होता है। और उद्योग धंधे भट्ठों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं एवं गैसीय पदार्थों से, तो इससे भी वायु प्रदूषण होता है। मतलब इन सभी से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वो टफ नहीं होते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत होती है। ओके, फिर आता है क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम। क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम प्रारंभ की गई थी। किस बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है? मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से खेत सबसे बड़ा रोजगार कहाँ पर होता है? कृषि में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? कृषि में होता है। उसके बाद पूछ रहा है उसके बाद कौन सा है? खेती के बाद कौन सा है? ठीक है, तो 23 का आपका क्या होगा? हथकरघा उद्योग है, इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई है? ठीक है, कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई है बुनकरों की बेहतरी के लिए, कि जो बुनकर की आय अच्छी हो जाए? ठीक है, मीन्स हथकरघा विकास केंद्र योजना, हैंडयार्क प्राइस सब्सिडी योजना, थिंक फंड योजना। मीन्स ये सभी योजनाएं बुनकरों की बेहतरी के लिए चलाई गई हैं। क्लियर है? चलिए, आपका अंतिम क्वेश्चन है, भारत में जनपद के मतलब जनपद स्तर की बात हो रही है, राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो कौन होगा? जिलाधिकारी। राजस्व का सर्वोच्च कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला स्तर की कोई बात होती है तो सर्वोच्च सर्वाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है। क्लियर है? तो ये रहे आपके आज के 25 क्वेश्चंस। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। ठीक है, और तैयारी करते रहिए, कोरोना से बच के रहिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें।